तो दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? बीजेपी का आइडली देखा जाए तो एग्जिस्टेंस था पर नाम अलग था और वो था भारतीय। सेकेंड इलेक्शन हुआ सीधा 1993 में। अन्ना हजारे एक अलग सोच के व्यक्ति हैं। वो उनका ये मानना था कि हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं, हम समाज को सुधारने आए हैं। बहुत ही जल्द अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे का साथ छोड़ दिया। महिलाओं के लिए डीटीसी बस में सेवाएं फ्री हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं पैसे? डीटीसी भी 2600 करोड़ के लॉस में चल रही है। आप जब पॉलिटिक्स में आए थे तो आपने तो ये कहा था ना कि मैं लोगों से अलग करूंगा। लोग बीजेपी को बाद में जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को पहले जानते हैं। उन्होंने कहा भी था ना कि मैं दवा और दारू दोनों का अरेंजमेंट कर दूंगा। किया उन्होंने वैसे ये वाला तो उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया था। दिल्ली की जनता से बस इतना ही अनुरोध है कि जब भी अपना वोट कास्ट करने हो जाए तो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के पॉडकास्ट चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली इलेक्शन के बारे में। आप सबको पता चल गया होगा कि जो दिल्ली इलेक्शन है वो 5 फेब को है और इसका जो रिजल्ट है वो 8 फेब को आने वाला है। तो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप ज़रूर अपना मन बना सकते हैं कि आपको किस पार्टी को सपोर्ट करना है। हम किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते आपके ऊपर, बस हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो चर्चाएं शायद आपके घर, आपके मोहल्ले या फिर आपके ऑफिस में भी होती होगी और वो आपको सपोर्ट करेगी, आपको हेल्प करेगी अपना एक डिसीजन लेने के लिए। तो चलिए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और स्वागत करते हैं अपने को होस्ट का, जिनका नाम है MK मौर्यवंशी। तो मनोज, एक बार फिर हम दोबारा चुनाव की चर्चा पे आ गए हैं, ठीक है। और आज आपके पिटारे में हमारे लिए क्या है? कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं आप? नहीं, स्टार्ट तो आपने ऑलरेडी कर ही दिया है, ठीक है। अब सिर्फ अगर बात करते हैं दिल्ली इलेक्शन की तो ये बहुत सारी चीज़ें इस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं और जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकता है कि अब किसको वोट देना है। मनोज, जो दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे अननोन फैक्ट्स हैं जो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपके पास होंगे, ठीक है, चौंकाने वाले जो आपके पास हमेशा होते हैं। क्यों हम आज़ाद हुए 1947 में, ठीक है। तो पहला इलेक्शन दिल्ली में कब हुआ, ठीक है, इसके बारे में अगर आप कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं उनके बारे में। करेक्ट, यस, 1947 में देश को आज़ादी मिली है, सबको पता है, बिल्कुल कॉमन सा एक इन्फॉर्मेशन है जो कि हर इंडियन को पता होगा। लेकिन इसके बाद अगर हम दिल्ली के फर्स्ट इलेक्शन की बात करें तो 1952 वाज द ईयर जब फर्स्ट इलेक्शन दिल्ली में हुआ। और उस टाइम पे दिल्ली में 48 सीट्स होती थी, जैसे कि आज के टाइम पे 70 सीट्स हैं, तो उस टाइम पे 48 सीट्स थी। और जब इलेक्शन हुआ और जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उस टाइम पे कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीट्स उस टाइम पे विन करी, 39 सीट्स कांग्रेस को मिली। बीजेपी का आइडली देखा जाए तो एग्जिस्टेंस था पर नाम अलग था और वो था भारतीय जनता संघ। एक पार्टी होती थी भारतीय जनता संघ, पहला नाम था, उसके बाद फिर बीजेपी एग्जिस्टेंस में आया। उस टाइम पे उनको केवल 5 सीट्स मिली थी दिल्ली में और 4 सीट्स अदर्स को मिली थी। तो ये था फर्स्ट इलेक्शन और उसका रिजल्ट। और उस टाइम पे इस पूरे टेन्योर को, जो इनको 5 ईयर्स करना होता है एक सीएम को कंप्लीट, 2 सीएम ने मिलकर किया था कांग्रेस के। और जो पहले सीएम थे दिल्ली के वो थे ब्रह्म प्रकाश और जो दूसरे सीएम थे वो थे गुरुमुख निर्मल सिंह। तो इस तरीके से दिल्ली का फर्स्ट टेन्योर हुआ। अब आप मुझे बताओ, आपका गेस वर्क क्या कहता है कि दिल्ली का सेकंड इलेक्शन कब हुआ था अगर पहला 1952 में हुआ है तो? 5 साल का कार्यकाल होता है और जिसमें आपने बताया कि 5 साल में 3 सीएम चेंज हुए, 2 सीएम नॉर्मली, 2 सीएम चेंज हुए, राइट। तो 57 में हुआ होगा या 58 में हुआ होगा दूसरा इलेक्शन? नॉर्मली आपकी कैलकुलेशन सही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता दिल्ली में सेकंड इलेक्शन ना तो 57 में हुआ, ना ही 58 में हुआ, ना ही इवन 62-65 में हुआ। सेकंड इलेक्शन हुआ सीधा 1993 में। 1993 में? यस। और ये दिल्ली का सेकंड असेंबली था जो 1993 में हुआ। इसके बीच का जो ये गैप था, यहाँ पे जो विधानसभा थी उसको कह सकते हो कि समाप्त कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था, अबॉलिश हो गई थी विधानसभा। और आप ये कह सकते हैं कि जो एक एक्ट है जिसका नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके तहत दिल्ली में कोई भी इलेक्शन नहीं रहा। और 1993 के अंदर दिल्ली को नेशनल कैपिटल, जो हम आज बोल रहे हैं, या फिर हम इसको बोल रहे हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ नेशनल कैपिटल, फिर ये इसको दर्जा मिला। और उसके बाद 1993 में सेकंड इलेक्शन, या आप कह सकते हैं दिल्ली का सेकंड असेंबली सेट हुआ। फिर इलेक्शन हुआ और उस टाइम पे 70 सीट्स थी दिल्ली में और उस टाइम पे इनमें
जो बाजी मारी वो मारी बीजेपी ने, ठीक है। बीजेपी ने विन किया इस इलेक्शन को और 3 सीएम ने मिलकर कार्यकाल को पूरा किया था। और बीजेपी के जो पहले सीएम थे वो मदन लाल खुराना बने, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा बने और फिर उसके बाद सुषमा स्वराज भी कुछ टाइम के लिए सीएम रही दिल्ली की। और 1993 के बाद फिर नॉर्मली कॉन्टिन्यूटी में रहा। 1998 में फिर दोबारा इलेक्शन हुआ, शीला दीक्षित उस टाइम पे जीती। फिर उसके बाद 2003 में दोबारा इलेक्शन हुआ, फिर कांग्रेस जीती, शीला दीक्षित फिर से सीएम रही। और फिर उसके बाद 2008 में फिर इलेक्शन हुआ और फिर शीला दीक्षित जीती, मतलब कांग्रेस जीती और शीला दीक्षित फिर से सीएम रही। तो 3 बार टेन्योर रहा शीला दीक्षित का, कांग्रेस की तरफ से वो सीएम रही। और उसके बाद फिर ईयर आता है 2013, जहाँ पे एक नई पार्टी आती है। उसके बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हम नॉर्मली, और उसके मुद्दों के बारे में मेरे को लगता है आपको ज़्यादा पता होगा, बट ठीक है। 13 में इलेक्शन हुआ, वो आम आदमी पार्टी आई, जिसमें बीजेपी ने 32 सीट्स विन करी, 70 में से 28 करी आम आदमी पार्टी ने। और उसके बाद 8 सीटें कांग्रेस को भी, मतलब कांग्रेस का एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म की तरफ चला गया। और नेक्स्ट इलेक्शन में सबको पता है वो खत्म भी हो गया था एग्जिस्टेंस उनका एक तरीके से। कुछ टाइम के लिए वो असेंबली बनी, क्योंकि बहुत ही कुछ नंबर ऑफ स्पेसिफिक डेज के लिए थी। फिर 1 साल का गैप था। फिर उसके बाद अगर आप देखते हो 15 में इलेक्शन हुआ, केजरीवाल जी जीते। उसके बाद फिर 20 में हुआ, फिर केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी जीती। तो ये हिस्ट्री बताती है कि इस तरीके से रहा। और अब मैं आता हूँ इस पार्टी के बारे में ही आपसे पूछने के लिए, राइट, कि जो मेरा क्वेश्चन ये है, आम आदमी पार्टी बहुत प्रचलित नाम, सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर भी, इवन ऑल ओवर इंडिया में भी इस पार्टी को आई बिलीव कि सभी लोग जानते हैं और अपना दमखम बना रखा है दिल्ली में। और आसपास किसी पार्टी को अगर आप देखोगे तो सत्ता के आसपास भी नहीं पहुंचने दे रहे हैं ये लोग। पॉइंट ये है कि कैसे इसका स्टार्ट हुआ, क्योंकि बिल्कुल यंग पार्टी है, बहुत ज़्यादा पुरानी पार्टी नहीं है। क्या मुद्दे थे जिनके साथ ये आए और अब कहाँ तक ये पहुँच चुके हैं, क्योंकि इट्स बीन ऑलमोस्ट 11-12 ईयर्स, इतना ही एग्जिस्टेंस है इस पार्टी का। क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो आपने जो फैक्ट्स बताया दिल्ली इलेक्शन के बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे भी अचंभित करके, आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी, बहुत सारे ऑडियंस को इसके बारे में नहीं भी पता होगा। पॉसिबल, ठीक है। दूसरा, अगर हम पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी के बारे में, जैसा आपने बता दिया कि 2013 में पहली बार इलेक्शन हुए जिसमें आम आदमी पार्टी आई। आम आदमी पार्टी आई, मतलब पूरी सीटें उनकी नहीं थी, 28 सीट पे ही उन्होंने विजय प्राप्त की थी। लेकिन उससे पहले की बात करते हैं, ये स्टार्ट कैसे हुई। अन्ना हजारे का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। वो तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हमेशा से ही वो समाज सेवा में लगे रहे हैं। उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया और उस आंदोलन में लोग जुड़ते चले गए। बिल्कुल। और मुझे याद है कि उस टाइम पे मैं कॉलेज में हुआ करता था, ठीक है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मैं भी उस आंदोलन का पार्ट बना और मेरे साथ मेरे पूरा परिवार, हम लोग गए थे वहाँ पे। मैं भी अन्ना की एक कैप मिलती थी, उसको लगा के हम और नारे लगाते थे, ठीक है। एक अलग सा जोश था उस टाइम पे। जोश इस वजह से भी था क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ दिल्ली में 2 पार्टी देखी थी, राइट, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस के भी 3 कार्यकाल हो चुके थे, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुए थे दिल्ली के अंदर, जबकि ये एक भारत की राजधानी है, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे बदलाव नहीं थे जो विजिबल हो। तो लोग उससे ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ग्रसित महसूस करते थे। उनको जैसे ही एक तीसरा विकल्प उनको नजर आया, ठीक है, तो लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब अन्ना हजारे आए थे, एक जन लोकपाल बिल को लाने के लिए उन्होंने ये आंदोलन किया था, जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल की थी। उसमें फिर अरविंद केजरीवाल जी जुड़ गए, कुमार विश्वास जी जुड़ गए, मनीष सिसोदिया जुड़ गए, और ऐसे ही कुछ बड़े बड़े नाम जो आज के टाइम में एक अलग अलग क्षेत्र में भी बेहतर कर रहे हैं। कुछ आज भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ उनसे अलग होकर अपना रास्ता अलग कर चुके हैं, राइट। अब बात करते हैं कि जब ये पार्टी का जो बनाने का विचार हुआ वो अरविंद केजरीवाल जी का था, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर आप सत्ता में या फिर संविधान के अंदर कुछ बदलाव लेकर आना चाहते हैं तो वो सड़क पर बैठ के नहीं हो सकता। उसके लिए आपको इलेक्शन लड़कर आपको विधानसभा पहुंचना होगा, जहां पे सरकार बैठकर आपस में संविधान में कुछ चेंजेस करती है, जिसके थ्रू वो जन लोकपाल बिल लेकर आ सकते थे, करेक्ट, ठीक है। अन्ना हजारे एक अलग सोच के व्यक्ति हैं। वो उनका ये मानना था कि हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं, हम समाज को सुधारने आए हैं, और समाज को सुधारा बिना राजनीति में उतरे भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे उन लोगों के विचारों में मतभेद हुआ और बहुत ही जल्द अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे का साथ छोड़ दिया और उन्होंने पार्टी का गठन किया। बहुत जोरों शोरों से इस पार्टी की शुरुआत हुई। एक युवा पार्टी, यूथ का उनके ऊपर इतना अंधा विश्वास था, क्योंकि जिस तरीके के वाक्य वो बोला करते थे कि जब मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं 15 दिन के अंदर जन लोकपाल बिल पास करवा दूंगा, ठीक है।
जब मेरी सरकार आ जाएगी तो मेरे पास 300 पन्नों का एक इतने सारे सबूत है जिसमें शीला दीक्षित को 1 महीने के अंदर मैं जेल में डलवा दूंगा, 1 महीने के अंदर अंदर। करेक्ट। जब मेरी सरकार आ जाएगी तो आम आदमी, क्योंकि मेरी पार्टी का नाम आम आदमी है, मैं खुद भी एक आम आदमी हूँ, तो मैं किसी तरीके का सरकारी आवास नहीं लूँगा और मैं सरकारी गाड़ियों में नहीं घूमूंगा, किसी तरीके के सुरक्षा कर्मी नहीं रखा करूँगा अपने पास। तो लोग ना उससे अपने आप को कनेक्ट करते थे, यार ये तो हम में से कोई एक है। करेक्ट। ठीक है। और ये जो लोगों का विश्वास था ना, ये विश्वास उन्होंने वोट में तब्दील कर लिया। ठीक है। और एक बार उनको, मुझे ये भी याद है, उनको वाकई याद है, मैं चाहूंगा कि हम ये क्लिप लगा दे अगर वो क्लिप हमें मिली तो, जिसमें वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ठीक है, कि जब मेरी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बीजेपी का या फिर कांग्रेस पार्टी का कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनके साथ गठबंधन करके कभी सरकार नहीं चलाऊंगा। लेकिन जब 2013 में पहली बार जब उन्होंने इलेक्शन में उतरे, जब उनको मात्र 28 सीटें मिली, तो उन्होंने पहला वादा उसी टाइम से तोड़ दिया उन्होंने अपना, और उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, जो कि बाद में सरकार गिर गई और एक साल के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगा। बिल्कुल। लेकिन उनका विश्वास फिर भी लोग, क्योंकि उनके ऊपर अंधविश्वास करते थे, हाँ, अपना बेटा मानते थे, घर घर के बेटे बन गए थे वो। तो दोबारा इलेक्शन हुआ, तब उन्होंने पूरे 67 सीट वो लेकर आए। ठीक है। पूर्ण बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई। और जब वो पहले टेन्योर में आए थे तो उन्होंने बोला था कि मैं 15 दिन में जन लोकपाल बिल इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि मुझे पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं मिली। तो लोगों ने बोला कि चलो इसको पूर्ण बहुमत की सरकार दिलवाते हैं और 15 दिन में जन लोकपाल बिल लेकर आते हैं। ट्रू। अब उन्होंने बाद में ये बोला कि 15 दिन में जन लोकपाल बिल इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि इसके पीछे ना कुछ टेक्निकल कारण है, जो इसमें सेंट्रल का हस्तक्षेप है। ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा और इतने ऊंचे पद पे था, क्या उसको पहले ये टेक्निकल नॉलेज नहीं थी कि कोई भी पार्टी सरकार अगर बनाती है दिल्ली के अंदर तो वो 15 दिन के अंदर जन लोकपाल बिल नहीं लेकर आ सकती। करेक्ट। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं उनकी बातों की करूं, ठीक है, बातें तो बहुत सारी है जो अगर मैं बात करूंगा तो 2 दिन तक लगातार बोलूंगा। हर समय हर वक्त वो अपनी वादों पे पलटते रहे। मैं उनके ऊपर ये सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये जो जनसाधारण की जो धारणा है, ठीक है, जो उनके क्वेश्चन है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ। अभी मेरे पास सवालों की बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है, लेकिन उसको अभी साइड में रखते हैं। आपको क्या लगता है, चलिए उनका पहले टर्म के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, या फिर उनके सेकंड टर्म के बारे में बात करूं, या फिर अगर उन्होंने अपने पैर पसारने की कोशिश की लोकसभा इलेक्शन में भी, अगर मैं उसकी बात करना चाहूं आपसे, फिर अगर उनकी जो प्रेजेंस की बात करूं पंजाब में, ठीक है, तो आपको क्या लगता है अभी तक वो पार्टी कहाँ तक पहुँची है, कितना आगे और जाएगी? अभी हाल फिलहाल में उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे एलिगेशन लगे हैं, ठीक है, जिसपे उस पार्टी की छवि और ख़राब हुई है। ठीक है। आप एक साधारण व्यक्ति के तरीके से, क्योंकि आप भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, आपका क्या मानना है? मैं अगर इस पे बात करूँ तो मेरे मत जो हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से अगेंस्ट है पार्टी के या पूरी तरीके से फेवर में। बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन, मैं इसको इसी तरीके से मतलब कैटेगराइज करूँगा कि हाँ, कुछ एरिया से जहाँ पे काम हुआ है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, हम कितनी भी बातें करें। हम ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने या दिल्ली में जो काम हो कांग्रेस ने नहीं किया। अपने 3 टर्म्स में उन्होंने भी बहुत काम किया। आज दिल्ली जो मेट्रो में इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी हम देखते हैं मेट्रो की, दैट इज जस्ट गिवन बाय कांग्रेस गवर्नमेंट, तो हम उसको भी डिनाई नहीं कर सकते, किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। लेकिन हाँ, एक जो कह सकते हो कि कहीं ना कहीं एक गैप जो फिल होना था वो अभी भी बाकी है, क्योंकि प्रोमिसेस पूरे नहीं हुए हैं। जो आपने बोला, चाहे ये जन लोकपाल वाली बात हो या फिर हम बात करें कि अपनी बातों को बोल के बातों से ही मुकर जाना, चैलेंजेस अभी भी बहुत हैं। यस, काम हुआ, आपने फ्री बिजली बोली, आपने की अनडाउटली, आपने फ्री पानी बोला, लोगों को मिल रहा है अनडाउटली, आपने ट्रांसपोर्टेशन में फीमेल्स को फ्री में मतलब ट्रैवल करने का एक मौका दिया, जिसमें उनको कहीं ना कहीं इंडिविजुअली या सेल्फ लेवल पे फ़ायदा तो हो रहा है। बट एट द सेम टाइम फिर अगर आप स्कूल में एजुकेशन के लेवल की बात करते हो, अनडाउटली बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी इसको जाके जज किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कभी भी नहीं हो पाएगा, चीज़ें बेटर हुई हैं। अगर आप मेडिकल की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, तो येस, वहाँ पे भी इंफ्रा बेटर हुआ है, लोगों अभी तक जो आता है ये निकल के आ रहा है, ठीक है। बट ओवरऑल कहानी यही है। चैलेंजेस की बात करें तो येस, दिल्ली पॉल्यूशन में बेकार थी, उसके मेजरमेंट्स आप नॉर्मली नहीं ले पाए, यह आपका एक तरीके से फेलियर है, क्योंकि आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर आपको पॉजिटिव्स मिल रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट हो, आप गवर्नमेंट में हो, तो आपको पब्लिक नेगेटिव से भी रूबरू करवाएगी।
सेकंड, यमुना बहुत बड़ा, और आपने कब से इसके बारे में बात की हुई है कि हम क्लीन करेंगे। साबरमती रिवर को अगर क्लीन किया जा सकता तो यमुना को भी किया जा सकता था, लेकिन वो ये कि मेजर्स नहीं लिए गए, उस तरीके के मेजर्स नहीं लिए गए जिस तरीके के लेने चाहिए थे। तो नटशेल में आप ये नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ, लेकिन नटशेल में आप ये भी नहीं कह सकते कि काम वो हुआ जो प्रॉमिस हुआ। अभी भी बहुत सारी धारणाएं इस तरीके से चल रही है, और जो कि हम नॉर्मली मीडिया में देख भी रहे होते हैं। तो मेरा ये है। अब अभी आपने बात की कि महिलाओं के लिए डीटीसी बस में सेवाएं फ्री हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं पैसे? मतलब मुझे तो लगता है कि अगर मैं मार्केट में निकलूँ और 5 रुपये का भी सामान अगर खरीदने निकलूँगा तो मुझे 5 रुपये देने पड़ेंगे, तभी जाके मुझे सामान मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है कि इतने लाखों करोड़ों लोगों को वो फ्री में बस की सेवाएं मिल रही हैं, एक सर्टन यूनिट फ्री मिल जा रहा है, पानी फ्री मिल जा रहा है? ऐसा हो कहाँ से रहा? मतलब कौन सा कुबेर का खजाना लग गया इनके हाथ में? कुबेर का खजाना तो ये इन्हीं को पता है कैसे हो रहा है, लेकिन मैं आपको केवल फैक्ट्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। फैक्ट्स कुछ इस तरीके से है। 2013-14 की अगर हम बात करें, जो नंबर्स बोल रहे हैं, जो डेटा बोलता है वो ये है कि उस टाइम पे दिल्ली ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ के डेट में थी, ठीक है। मतलब 32,000 करोड़ के डेट में थी, ठीक है। का डेट था, कर्जा था दिल्ली के दिल्ली के ऊपर ऊपर। कर्जा था, ठीक है। अब हम बात करें 2023 की, 23-24 31 मार्च का ये डेटा है। अब दिल्ली का जो कर्जा है वो 40,000 करोड़ हो चुका है। उससे अच्छा। प्लस ही है, ज्यादा है, 40,000। तो ये साफ दिख रहा है कि जो फ्री जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो क्योंकि आपकी जो इनकम के सोर्सेस है वो इतने ज्यादा नहीं है। अगर मैं दिल्ली की जीडीपी की भी बात करूँ तो उसका कंट्रीब्यूशन इतना स्ट्रांग भी नहीं है, क्योंकि आप नंबर 1 कंट्रीब्यूटर भी नहीं हो कंट्री की जीडीपी में, क्योंकि नंबर 1 कंट्रीब्यूटर नॉर्मली आपका मुंबई है, सेकंड पे फिर आपका तमिलनाडु और ये सब आते हैं, बट यू आर नॉट देयर। इवन आप टॉप 10 जीडीपी कंट्रीब्यूटर्स में भी नहीं हो, तो आपकी इनकम बहुत ज्यादा है ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो कर्जा बढ़ रहा है, वो साफ इंडिकेशन है। और जब हम बात कर रहे थे कि फ्री में ट्रैवल करने का ऑप्शन है फीमेल्स के पास दिल्ली की बसेस में, तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी लास्ट ईयर का भी जो सर्वे कहता है 2023-2024 नॉर्मली डीटीसी भी 2600 करोड़ के लॉस में चल रही है। 2600 करोड़ का लॉस डीटीसी को भी है, ठीक है। तो आप देख लो, इवन दो दिल्ली मेट्रो भी लॉसेस में है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हम बाकी के सेक्टर्स में कर रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ पे लोगों का ये उठ के जरूर आ सकता है कि ऐसे तो बहुत सारे स्टेट्स के ऊपर कर्जा होता है, उनका कर्जा बढ़ता जाता है। अग्रीड, आई एम नॉट डिनाइंग। मैं फिर उसी बात पे आता हूँ, लेकिन आप जब पॉलिटिक्स में आए थे तो आपने तो ये कहा था ना कि मैं लोगों से अलग करूंगा। तो अगर आप बिल्कुल उसी ट्रैक पे अगर हैं तो फिर ये आपने जो बोला था उससे आप अब अलग हो चुके हैं, तो इसको एक्सेप्ट करने में भी कोई बुराई नहीं है। इसी के साथ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत बड़ी अभी नेगेटिविटी भी रही है इस पार्टी को लेके, क्योंकि अभी घोटालों की अगर हम बात करें तो रिसेंट में हमारे खुद के, है ना, मुख्यमंत्री, इवन उप मुख्यमंत्री जेल में भी गए, जेल से वापस भी आए, दोबारा अब इलेक्शन के प्रचार में लगे हुए हैं। क्या लगता है, मतलब कि ये क्या स्टोरी है ऑल टुगेदर? मतलब सबको पता तो है, लेकिन आपकी धारणा क्या कहती है इस पे? यार मेरी धारणा तो ये कहती है कि आम आदमी पार्टी की जो कथनी और करनी है दोनों बिल्कुल ही अलग है। चलिए मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ कि जब वो एक पार्टी के रूप में सबके समक्ष आए थे तो उनको बाहर से बहुत सारा डोनेशन आया था, बाहर से भी या फिर देश के अंदर से भी उनको बहुत सारा डोनेशन आया था। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, उस मूवमेंट को सबने दिल खोल के उसका स्वागत किया था। लेकिन उस कितना डोनेशन आया वो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। वो कह रहे थे कि हम अपनी वेबसाइट पे कहाँ से कितना डोनेशन आया वो सब डालेंगे, ठीक है। आप आज भी उस वेबसाइट पे चले जाना, ठीक है, आपको कितने लोगों के नाम मिलेंगे, कितना का उनको डोनेशन मिला है। और उसके बाद ही एक ऐसी ऑडियो भी वायरल हुई थी जिसमें आतिशी जी ऐसा कह रही थी, क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन उनको डोनेशन देना चाह रही थी $4 लाख का। तो उन्होंने बोला कि लेकिन हम इसलिए भी नहीं दे सकते क्योंकि आपने ये क्लेम किया कि आप उनका नाम अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, हम डोनेशन कैश में भी लेंगे और उसका नाम हम कहीं पे भी मेंशन नहीं करेंगे। एक तो ये, दूसरा ये 3 ऐसी जगह पे जहाँ पे अरविंद केजरीवाल से ये क्वेश्चन पूछे गए, जहाँ पे उन्होंने पहली बार में मना कर दिया कि इस तरीके का कोई भी डोनेशन हमें नहीं मिला है। फिर एक जगह वो मान गया कि हमने फोर्ड फाउंडेशन से डोनेशन हमें मिला है,
और फिर एक बार और वो पलट गए कि मैंने इस तरीके का कोई डोनेशन नहीं मिला है। इवन कि फोर्ड फाउंडेशन ने खुद भी बहुत जगह पे इस बात को अग्री किया है कि उन्होंने डोनेशन दिया है आम आदमी पार्टी को। तो जो पार्टी सच की बुनियाद पे खड़ी हुई थी और जो ठोक के ये कह रही थी कि हमें जितना भी डोनेशन आया है उस सारे डोनर का नाम अपने वेबसाइट पे डालेंगी, आज तक कितना पैसा आया, वो पैसा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है लोगों के बीच में। ट्रांसपेरेंसी के नाम पर आप आए थे ना। करेक्ट। दूसरी बात, जब उन्होंने सीट का वितरण करना स्टार्ट किया, एक ही पार्टी के सिर्फ एक व्यक्ति को हम सीट देंगे, या कि किसी भी पद पर एक पार्टी का सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी परिवार है जिसके एक से ज़्यादा सदस्य आम आदमी पार्टी में सम्मिलित है। उससे पहले आपसे मैं बात करना चाहता हूं कि जब उन्होंने टिकट का वितरण किया, टिकट का वितरण करने के लिए उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा था कि किसी के ऊपर कोई किसी तरीके का केस नहीं होना चाहिए, ठीक है, और हम उसको मेरिट पे टिकट देंगे, ऐसा बाद में पता चला कि वो बोली लगाने लगे सीट पे कि आप इतना डोनेशन दो या फिर इतना पार्टी फंड में इतना पैसा डालो तो हम आपको सीट दे देंगे, ठीक है। ये रही उनकी दूसरी। तीसरी बात कर लेते हैं लैंड स्कैम के बारे में। अंजलि दमानी, जिनको महाराष्ट्र आम आदमी पार्टी ने सीट दिया था, उनका नाम इतने बड़े लैंड स्कैम में आया, ठीक है। एक तरफ बात करते हैं कि किसी तरीके में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर किसी तरीके के किसी स्कैम के एलिगेशन है, किसी तरीके के कोर्ट केसेस चल रहे हैं, आप उनको टिकट नहीं देंगे। अंजलि दमानी को आप हाथों हाथ टिकट दे देते हैं क्योंकि वो आपकी पार्टी में उन्होंने बहुत ज़्यादा फंड का कंट्रीब्यूशन किया है। और इसी दमानी परिवार की मैं बात करने जा रहा था, जिसमें एक से ज़्यादा पोजीशन पे या फिर एक से ज़्यादा पदों पे आम आदमी पार्टी के इसी परिवार के लोग हैं। अब बात करते हैं कि रिसेंट जो उनके स्कैम के बारे में जो अभी तक शायद प्रूव नहीं हुआ है, जिसके वजह से वो जेल गए थे, उप मुख्यमंत्री भी जेल गए थे। बिल्कुल। मुझे बहुत मोटी मोटी बातें समझ आती है, ठीक है। ऐसा क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर जो बॉटल आती है, अल्कोहल की जो बॉटल आती है, जिसकी प्राइस लेट्स सपोज एक्स है, यानी 5 रुपये से मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ, वो आप 5 रुपये में 2 बॉटल आप बेच पा रहे हो, ठीक है। और इतना तो मुझे भी समझ आता है कि कोई भी बिजनेस कोई भी नुकसान में तो कर नहीं रहा होगा। वो 2 बॉटल भी एक सेम प्राइस पे, यानी एक बॉटल की प्राइस पे बेचकर उसमें भी उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। अचानक ही ऐसा क्या हुआ 2020-21 में, हर गली चौराहे के ऊपर ठेके खुल गए, ठीक है। आप क्या चाहते हो कि दिल्ली वाले लोग नशे में डूबकर अपना घर गृहस्थी खराब कर ले? आप ये चाहते हो? मतलब आप चीज़ों को सस्ते प्राइस में और हर गली नुक्कड़ पे उपलब्ध करा के आप करना क्या चाहते हो देश में? एक तरीके से आप बात करते हो कि हम एजुकेशन में इतना काम कर रहे हैं, हम स्कूल को वर्ल्ड लेवल का बना रहे हैं, तो आप क्या चाहते हो कि वर्ल्ड लेवल के स्कूल से बच्चा पढ़कर निकले और अपने स्कूल के कोने पे जाए और ठेके से दारू खरीदे और पीते हुए घर जाए? हैं? इसका मतलब आप तो अपने ही स्टेट को दीमक की तरह खोखला करना चाहते हो, क्योंकि अगर जिस भी स्टेट की या जिस भी कंट्री की नींव खोखली हो जाएगी अल्कोहल से, यानी कि नशे के, आप नशा का लत ही तो लगाना चाह रहे हो ना। पहले क्या होता था कि एक प्राइस का इतना बड़ा गैप होता था जिसकी वजह से लोग ठेके तक नहीं पहुंच पाते थे, दारू नहीं खरीद पाते थे, ठीक है। दूसरा ये होता था कि ठेके घर से बहुत दूर हुआ करते थे, उसके वजह से भी लोग कम कंज्यूम कर रहे थे। अब तो देखो आपने 20-21 में गली चौराहे नुक्कड़ आमने सामने ठेके की आपने मतलब यहाँ पे मेला लगा दिया पूरा ही, ठीक है। तो मुझे इतना समझ आता है कि किसी भी ऐसे सीएम का जिसका अपने जनता के प्रति प्रेम होगा ना, वो इस तरीके के स्टेप तो नहीं लेगा। मैं मानता हूँ कि दिल्ली हमारी राजधानी है, यहाँ पे बाहर के डेलीगेट्स आते हैं, आप यहाँ पे 100% अल्कोहल बैन नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तो कर सकते हो ना कि मैं इतना भी लोगों के लिए आसान ना कर दूं उसको खरीदना कि हर घर में एक नशेड़ी पैदा हो जाए, जिसने आज तक दारू नहीं पी वो भी दारू पीना स्टार्ट कर देगा। और आपको ये आप 20 बात पे बिलीव करते होंगे ना कि जो दिखता है वो बिकता है, तो वो दिख ही रहा है ना, ठीक है। ये तो हम बचपन से सुनते हुए आए हैं, तो क्यों आप इतना ज़्यादा विजिबल करवा रहे हो? क्या आपको पता है कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है? लेकिन आपको ये पता है कि कोई व्यक्ति जो बाहर से जाता है उसके लिए वहाँ पे आप एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है जिसके माध्यम से वो वहाँ पे भी अल्कोहल खरीद सकते हैं, ठीक है। जो फॉरेनर वहाँ पे जा रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, उनको आप एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, उनको एक रिटन एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है, उनको वहाँ पे अल्कोहल मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि वो जो स्टेट है वो चाहती है कि लोग मेरे कंट्री में या मेरे स्टेट में आए
और उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से कोई आ जाएगा और उसको हम अल्कोहल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। लेकिन दिल्ली में क्या है, दिल्ली का तो पूरा जो मुद्दा ही है वो तो बस अल्कोहल के अराउंड घूम रहा था। दूसरा ये है, चलिए स्कैम को और थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लॉ लेकर आए, आप अपने लॉ में खुद ही बदलाव कर देते हैं। दिल्ली लिकर स्कैम की अगर मैं बात करूं तो ईडी ने जो आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 100 करोड़ रुपए कुछ सर्टन बिजनेसमैन से मांगे थे इन एक्सचेंज ऑफ ट्विकिंग द पॉलिसीज। राइट। वो उनके फेवर में उन पॉलिसी में कुछ चेंजेस कर देते, जिसके अगेंस्ट उन्होंने 100 करोड़ रुपीस मांगे हैं। लेकिन ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ, अभी तक ये अदालत में है ये मामला, और देखते फिर आगे। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस बार वोट करने जाए वो इन सारी चीज़ों को गहन अध्ययन कर ले, क्योंकि आपके स्टेट की बात है, आपके बच्चों के भविष्य की और आपके अपने खुद के भविष्य की भी बात है। तो इस बार ज़रा ध्यानपूर्वक ज़रूर से ज़रूर वोट करें। उन्होंने कहा भी था ना कि मैं दवा और दारू दोनों का अरेंजमेंट कर दूंगा। तो किया उन्होंने वैसे, ये वाला तो उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया था। दवा से ज्यादा दारू का हो गया, लेकिन है दवाओं के लिए उन्होंने हॉस्पिटल्स अच्छे किए। फिर उन्होंने कहा कि अब दारू रह गई, तो फिर उन्होंने कहा ये भी करिए। और फिर उन्होंने ये सोचा कि दारू पी के फिर लोग बीमार होंगे तो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाएंगे। चलिए, अच्छा मनोज, अब आप मुझे ये बताइए कि इस बार का जो इलेक्शन है वो इतना ज्यादा चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? इस बार का जो इलेक्शन है वाकई में एक चर्चा का विषय भी है और बहुत खास भी है, और मैं आपको 5 पॉइंट्स दूंगा कि खास क्यों है। पहली बार ये आम आदमी पार्टी के लिए भी एक परीक्षा है, क्योंकि शराब घोटाले में हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों जेल गए और उसके बाद बाहर आके पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो एक रीज़न तो ये। सेकेंड रीज़न पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे इस बार जो है 3 सीट्स बहुत इंपॉर्टेंटली है जिसपे सबकी निगाहें हैं। अरविंद केजरीवाल जी न्यू दिल्ली से इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनके अगेंस्ट इस बार बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है तो वो एक्स सीएम साहिब सिंह वर्मा के पुत्र, जो उनके सन है परवेश वर्मा को उन्होंने उसके अगेंस्ट टिकट दिया, जो कि एमपी भी है दिल्ली से। और अगर आप कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस ने भी संदीप दीक्षित, जो कि खुद अगेन एक्स सीएम के पुत्र हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं, उनको टिकट दिया है। और संदीप दीक्षित अपनी माँ की हार का बदला कहीं ना कहीं लेना भी जाएंगे, राइट? तो ये एक पॉइंट है। सेकेंड सीट जो अभी हमारी करंट सीएम है आतिशी मारलेना, तो वो जो इलेक्शन लड़ती हैं वो लड़ती हैं कालका जी से। तो कालका जी की सीट पे इस बार कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा, जो कि एक्स एमएलए रह चुकी हैं। और अगर आप बात करते हैं बीजेपी ने, तो बीजेपी ने उनके अगेंस्ट रमेश बिधूड़ी को उतारा है, जो कि एमपी रह चुके हैं, राइट? तो वो भी कांटे की टक्कर होने वाली है। अब चलते हैं मनीष सिसोदिया जी की सीट पे। इस बार मनीष सिसोदिया जी ने अपनी सीट को चेंज किया है। पहले वो हमेशा पड़पड़गंज से लड़ते थे और इस बार वो लड़ रहे हैं जंगपुरा से। तो बीजेपी ने तलविंदर मारवा को उतारा है, जो कि 3 बार जंगपुरा से एमएलए रह चुके हैं इन द पास्ट। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने फरहाद सूरी उनके जो कैंडिडेट हैं उनको मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट वहाँ से उतारा है। तो ये तीनों सीटें बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखें तो कयास पूरे लगाए जा रहे हैं कि हर कंटेस्टेंट अपने आप में कद्दावर है। तो कांटे की टक्कर इन तीनों सीटों पे देखने को आपको बहुत अच्छे से मिल सकती है। इंपॉर्टेंटली फिर तीसरा पॉइंट मैं आपको देना चाहूँगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक ट्यूटर एडुकेटर अवध ओझा, जो कि हमेशा अपनी बातों से कहीं ना कहीं दिखाते थे कि पावर पॉलिटिक्स में ही है। और इस बार पहली बार वो इलेक्शन लड़ रहे हैं दिल्ली से, और मनीष सिसोदिया की जो सीट पड़पड़गंज की थी वहाँ से वो अपना कह सकते हैं कि मतलब राजनीति करियर का आगाज कर रहे हैं। हाँ, अपनी दबंगई की कहानी सुनाते रहते हैं बच्चों को वो। बिल्कुल राइट। तो चर्चा का विषय भी बने हुए हैं इस बार, राइट। एंड फोर्थ तो इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार बीएसपी ने भी पूरी 70 सीट्स पे अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। तो अगर आप देखते हैं तो आम आदमी पार्टी के पूरे 70 कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी अलग से कर रही है, कांग्रेस कर रही है, और उसके बाद अब बीएसपी भी बीच में आ गई है 70 सीट्स के साथ। और एनसीपी लेड बाय अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र की पार्टी है, लेकिन इस बार 30 कैंडिडेट्स वो भी उतार रही है दिल्ली के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं देखने के लिए, तो एक रोचक मुकाबला हो सकता है इस बार दिल्ली इलेक्शन में। और फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो एक मौका है बीजेपी के पास। बीजेपी 27 साल से दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई है, तो काबिज होने का मौका उनके पास है। कांग्रेस के लिए मौका है, 2013 के बाद वो कभी दोबारा से सत्ता में वापस नहीं आ पाए। शीला दीक्षित ने अपना लास्ट टर्म किया था, तो उनको भी वापसी की होड़ लगी हुई है कि वो भी वापस आना चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी को अपनी अगेन आप कह सकते हैं कि एक इज्जत बचानी है या साख बचानी है, क्योंकि वो 2 बार का टेन्योर पूरा कर चुके हैं और इस बार भी वो जरूर चाहेंगे कि दिल्ली की जनता उन पर विश्वास करे। ठीक है, तो ये 5 रीज़न है जिसकी वजह से दिल्ली का इलेक्शन इस बार बहुत ज़्यादा खास होने वाला है।
और मैं आप नेक्स्ट सवाल की तरफ चलता हूँ, और मेरा सवाल आपसे जो है वो ये है कि क्या कारण है 27 साल दिल्ली में केवल बीजेपी ने एक बार गवर्नमेंट फॉर्म करी, इवन कांग्रेस ने 4 बार करी, आम आदमी पार्टी ने अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 3 बार गवर्नमेंट तो वो भी फॉर्म कर चुके हैं, ठीक है, टेन्योर 2 बार पूरा किया। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है पर दिल्ली में एक बार आज तक गवर्नमेंट फॉर्म कर पाई। आपको क्या लगता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? देखिए, बीजेपी जो अभी सबसे देश की सबसे बड़ी पार्टी है वो सेंट्रल में लगभग 3 टर्म, उन्होंने तीसरा टर्म ये चल रहा है। बिल्कुल। हमेशा से ही सेंट्रल और स्टेट के जो मुद्दे हैं हमेशा से अलग रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से बीजेपी ने सेंट्रल में एक फेस लेकर आए जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बिल्कुल। जो कि अभी भारत के प्रधानमंत्री भी हैं पिछले 3 टर्म से, यानी 10 साल हो गए, ये 11वां-12वां साल चल रहा है उनका। तो उन्होंने उनके फेस के ऊपर इलेक्शन लड़ा जो कि बहुत ही सक्सेसफुल उनकी स्ट्रेटेजी रही, और लोग बीजेपी को बाद में जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को पहले जानते हैं। सेंट्रल में जब भी हम वोट करने निकलते हैं या फिर जो बीजेपी सपोर्टर जो वोट करने निकलते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि जिस व्यक्ति को वोट डालने जा रहे हैं उस पार्टी की तरफ से बीजेपी, वो कौन सा कैंडिडेट है। करेक्ट। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे होते हैं। लेकिन उनकी चूक हो जाती है जब वो स्टेट की बात करते हैं, और स्पेशली जब वो दिल्ली स्टेट की बात हो रही होती है। पिछले 3 टर्म से जब से मैंने भी होश संभाली, जब से मुझे ये राजनीति समझ आने लगी है, जब जब इलेक्शन लड़ा है विधानसभा का बीजेपी ने, वो ऐसा कोई चेहरा लेकर नहीं आ पाती कि अगर हम जीते तो हम इनको सीएम बनाएंगे। पिछले इलेक्शन की अगर मैं बात करूं, रिंकिया के पापा जिनको हम मनोज तिवारी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उनका नाम की घोषणा भी बहुत लेट की गई थी। और नाम की घोषणा भी कहाँ की गई थी, बस उनको मेन प्रचारक ही बनाया गया था। मेन प्रचारक ही बनाया गया था। ऐसे कयास लगा रहे थे कि अगर वो जीतेंगे तो उनको हम बना देंगे, ठीक है। अब उससे पिछले इलेक्शन आप चले जाए, ठीक है, कोई फेस नहीं था, ठीक है। और मैं इस इलेक्शन की भी अगर आज अभी तक भी बात की जाए, हम मतलब इलेक्शन बिल्कुल नजदीक बैठे हुए हैं, आज हम बिल्कुल इलेक्शन के नजदीक बैठे हुए हैं। क्या आपको पता है क्या कौन सा कैंडिडेट है जो अगर बीजेपी की सरकार बनी तो ये सीएम बनेंगे? नहीं, अभी अगर देखा जाए पार्टी की तरफ से ऐसी कोई कॉन्फर्मेशन अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। तो जब आप बिना कैप्टन के आप किसी भी चैंपियन ट्रॉफी में उतरेंगे या फिर किसी भी टूर्नामेंट में उतरने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि नेतृत्व तो बहुत कमजोर हो जाता है। मैं किसकी बात मानूं, ठीक है, मुझे क्या ये सीएम बनेगा, क्या मुझे एज एन स्टेट की जनता, क्या मुझे इस सीएम पे भरोसा है? क्या ये क्वालिफाइड है जो हमारे स्टेट को अच्छी तरीके से रन कर पाएंगे? करेक्ट। मैं आंख बंद कर, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हो सकता ना कि मैं बिल्कुल आंख मूंद करके किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर दूं, ठीक है। तो बीजेपी को अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव लेकर आने पड़ेंगे, उनको एक नाम की घोषणा करनी पड़ेगी, और उनको, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जिसमें अगर मैं बोलूँ तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन वो लिटरेट है, वो बाहर के लोग आए हैं जो कमाने खाने आए हैं, मध्यम वर्ग के परिवार के लोग रहते हैं यहाँ पे मैक्सिमम। उनके बहुत रियल टाइम जो रियल प्रॉब्लम्स है, पानी, बिजली, एजुकेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, पॉल्यूशन, ये बहुत ही प्रैक्टिकल मुद्दे हैं, और इनको किस तरीके से हल किया जाए इसके बारे में जो सीएम है वो सामने आके एक प्रैक्टिकल बात जनता तक पहुंचाए कि मैं अगर आऊंगा तो मैं इसको इस तरीके से खत्म करूंगा। लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे कि यार ये जो बोल रहे हैं ये किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आऊंगा तो हवा अपने आप साफ हो जाएगी, क्योंकि मेरा एक और ही ऐसा है। मैं इस तरीके की जो ढकोसले वाली बात है, ऐसा करने वाला सीएम नहीं चाहिए हमारे स्टेट को। प्रैक्टिकल बात करे कि क्या पहले पराली नहीं जला करती थी, ठीक है, क्या पराली अभी जलने लगी है, या फिर धुआं अब ज्यादा दिल्ली की तरफ आने लगा है पंजाब की तरफ से? क्या आपको पता है कि पराली, गोबर, इसको मिलाकर आप सीएनजी भी बना सकते हैं? मेरे अपने खुद के एक नोन टू है जो खन्ना में पंजाब में, वो अब एक पंप, सीएनजी पंप चलाते हैं, जिन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री लगा रखी है जिसके माध्यम से वो सीएनजी जो बनाते और बेचते हैं। क्या लोगों को इतना अवेयर नहीं किया जा सकता कि उस पराली का उपयोग उस तरीके से भी किया कर सकते हैं? पराली से बहुत सारी चीज़ें बना के बेची जा सकती है, ठीक है। क्यों उसको जलाना ही क्यों है? और इस तरीके की जब किसी भी पार्टी के लोग जब भाषण देते हैं तो बड़ा दिल दुखता है कि आग का हवा दिल्ली की तरफ आ जाती है तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है। यार ये ठीक है, प्रॉब्लम है, उसको हम एक प्रैक्टिकल तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन
जो भी व्यक्ति सीएम बनने के लिए अगर उनको लगता है कि ये सक्षम है, उनको जनता के बीच में आना चाहिए, जनता की प्रॉब्लम को सुननी चाहिए, करेक्ट। और जनता को सिर्फ आश्वासन ना दे, उनको ये बताए कि इसको किस तरीके से वो प्रैक्टिकली हल करेंगे। ठीक है, लोगों के इतने सारे जो आज तर्क संगत लोग हैं हमारे, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो आप बताओ ना कि आपको उसको किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ठीक है, बस सब सिर्फ बोल मत दो कि मैं आ जाऊंगा तो सॉल्व कर दूंगा। जैसे आपने बोल दिया कि मैं आ जाऊंगा तो 2500 रुपये हर दिल्ली के महिलाओं को दे दूंगा। बीजेपी भी कह रही है कि मैं 2500 रुपये दूंगा, तो आम आदमी पार्टी कह रही है मैं 2100 रुपये दूंगी महिलाओं को। आप क्या ये बता सकते हैं कि वो 2500 रुपये हर महीने कैसे आएंगे? ठीक है, और अगर वो 2500 रुपये आएंगे, आप हमारे परिवार में वो 2500 रुपये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। ठीक है, तो वो 2500 रुपये ऐसा तो नहीं कि घुमा फिरा के हमारे जेब से ही निकाल के आप हमें ही दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आप कितने भी नोट छाप सकते हो। ठीक है, इसके पीछे कैलकुलेशन है ना जो लोगों को समझ आती है। ठीक है, एक सर्टन अमाउंट अगर हमारे कंट्री के अंदर, अगर हमारे पूरी कंट्री के अंदर 200 रुपये है ना, तो उस 200 रुपये को अर्जित कैसे किया जाता है, उसको कहाँ कहाँ खर्च करना है, इसके पीछे बहुत शोध होता है, बहुत सारी रिसर्च होती है, और तब जाके एक देश बनता है, एक स्टेट बनता है। लेकिन आप एकदम बेसलेस बात कर रहे हो कि हम अगले 5 साल तक हर महीने हर महिलाओं को 2500 रुपये दे देंगे। मेरा तो प्रॉब्लम ये भी है इसमें, पुरुषों ने क्या बिगाड़ा है? तो महिलाओं को फ्री में बस में ट्रैवल करवा रहे हो। ठीक है, 2500-2100 रुपए जो भी हम बात कर रहे हैं नॉर्मली, जोक्स असाइड, बट द पॉइंट इज कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द मेल ने ऐसा क्या गलत किया हुआ है? क्यों मेल बेरोजगार नहीं है? क्या युवा बेरोजगार नहीं है? क्या हम बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते? मतलब व्हाई आर यू टारगेटिंग ओनली वन जेंडर एंड देन वी टॉक अबाउट द इक्वालिटी? राइट, और मेरा ये मानना है कि 2100 रुपये या 2500 रुपये देने से बेहतर है कि आप कुछ ऐसी टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है, बिल्कुल, एक ऐसी टेक्निकल ट्रेनिंग करवाओ आप। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ महिलाओं को नहीं, आप पुरुषों को भी करवाओ, जो जिन्होंने स्कूल खत्म किया या फिर कॉलेज खत्म किया, जो अभी बेरोजगार है। ठीक है, हो सकता है कि उनके पास कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसके वजह से वो कोई अपना काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे, या फिर कहीं पे उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। वो पैसा आप इस तरीके से भी तो लगा सकते हो। ट्रू, आप लोगों को मजबूत बनाने पे काम करो ना। आप तो इससे क्या होगा, जब किसी व्यक्ति को 2500 रुपये घर बैठे ही आ जाएंगे, वो क्यों काम करने बाहर निकलेगा? अगर महिलाओं को ही आ जाएंगे, वो क्यों निकलेगी बाहर काम करने? ठीक है, बिल्कुल, हाँ। लेकिन आप ये बोलो कि मैं 2500 रुपये आप पे महीने पे लगा रहा हूँ आपकी पढ़ाई के ऊपर, महीने पे लगा रहा हूँ आपको किसी तरीके का कौशल सिखाने के ऊपर, जिससे आप बाहर निकल कर 10,000, 12,000, 15,000 रुपये कमा सकती है। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? सशक्तिकरण का मतलब भी होता है ना कि आप उनको मजबूती दे। आप मजबूती नहीं दे रहे, आप उनको उल्टा खोखला बना रहे हैं। उनको घर बैठे बैठे साल के 2500 रुपये, 2500 इंटू 12 आप कर लीजिए कितने होते हैं। चलिए अब अपनी बातों को मैं समराइज कर देता हूँ, लोगों को समझने में आसान हो जाएगा। ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे पहले तो बीजेपी को अपना एक सीएम कैंडिडेट उतारना पड़ेगा, उसको अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। दूसरा यह है कि वो 2500 रुपये जो महिलाओं को देंगे उसका क्या सोर्स होगा। ठीक है, उसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन सी महिलाएं एलिजिबल, क्या सारी महिलाओं को देंगे? बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो जॉब कर रही हैं, जो महीने का 20, 25, 30, 50, 60 हज़ार, लाखों रुपए कमा रही हैं। ठीक है, तो क्या उनको भी मिलेगा? ठीक है, क्योंकि जितना जहाँ तक मुझे पता है वही महिला जो 1 लाख रुपए कमा रही होती है वो बस में फ्री में सफर करती है। एक मजदूर जो दिन का 300 रुपये कमाता है उसको टिकट लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये दो मुद्दे तो ऐसे हो गए। तीसरा है कि आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप बेरोजगारी को कम करेंगे। क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है आपकी कि किस तरीके से आप बेरोजगारी को खत्म कर पाएंगे? कौन से ऐसे स्टेप लेंगे? अगर एक कोई सीएम कैंडिडेट होगा जो कि प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन देगा लोगों को, उनको डिसीजन लेना और आसान हो जाएगा कि मेरे लिए कौन सा सीएम बेहतर है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर बीजेपी इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाएगी तो उनके चांसेस जरूर बढ़ जाएंगे इस बात। बिल्कुल, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि बीजेपी को हमेशा ये लगता है कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े लीडर हैं, और बिल्कुल इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब किसी लीडर का फेस पार्टी के फेस से जब बड़ा होने लग जाता है तो उस पार्टी को हमेशा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ये हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं इंदिरा गांधी वाले केस में भी। इंदिरा गांधी उतना बड़ा नाम बन गया था जो कि कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं रूल कर जाता था। तो कांग्रेस से बड़ा नाम बन गई थी इंदिरा गांधी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी को भी एक बार डिफीट फेस करनी पड़ी। और अभी भी बीजेपी को ये लगता है कि हम बीजेपी के नाम पे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का नाम
एज सच जो मेरी कैलकुलेशन कहती है बीजेपी से ज़्यादा बड़ा हो गया है। और अगर आप सोचो कि मोदी जी के नाम पे आपको वोट मिल जाएंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं वही गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आप शायद दिल्ली की सत्ता में आ भी नहीं पा रहे हो। शायद किसी कैंडिडेट को यहाँ के लिए डेडिकेट करें तो वो ज़्यादा काम करेगा, जो कि आपने बखूबी बता दिया है। तो अब बात कर लेते हैं मैनिफेस्टो की। Right. ठीक है, मेजरली हम दो ही पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करते हैं यहाँ पे, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की। ठीक है, क्योंकि चर्चा के विषय अभी ये दो पार्टी बनी हुई है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस तो मुझे लगता है कि एक क्षेत्रीय पार्टी से भी छोटी होकर सिमट कर रह गई है दिल्ली में ठीक है, स्पेशली दिल्ली में, तो उनके बारे में ज़्यादा चर्चा ना करें। और मुझे ये भी लगता है कि एंड ऑफ द इलेक्शन ये जितनी भी पार्टी जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी हुई है वो इकट्ठे होकर सरकार बना लेगी, अगर ऐसी नौबत आई तो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मैनिफेस्टो की। मैनिफेस्टो में बहुत ज़्यादा इस बार कुछ अलग तो है नहीं, बीइंग ऑनेस्ट। अगर मैं बात करूँ आम आदमी पार्टी की तो उन्होंने जो एक हाईलाइटर दिया है कि 2100 रुपीज़ वो हर फीमेल को देना स्टार्ट कर देंगे, एज एन मतलब नॉट फीमेल द वुमेन, राइट। तो एक सबसे मेजरली उन्होंने उसी को हाईलाइट किया हुआ है इस टाइम पे। बाकी वो कंटिन्यू करेंगे अपना बिजली वाला जो स्कीम चलता है उनका, पानी वाला है, उसके साथ तो वो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, चाहे फिर डेट स्टेट का कितना भी बढ़ जाए। हाँ। और बीजेपी ने इसको एनकाउंटर करने के लिए जो किया है बिल्कुल अलग है, लेकिन आई डोंट नो कि उनका भी स्ट्रैटेजी बिल्कुल वहीं चला गया है, या तो वही सोचते हैं कि भाई यही तरीका है आम आदमी पार्टी को हराने का दिल्ली में। अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2100 रुपीज़ हम देंगे तो वो कह रहे हैं 2500 रुपीज़ देंगे, 400 हम फालतू दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, ये एक बात बोली उन्होंने कहा कि फिर हम 500 रुपीज़ का सिलेंडर प्रोवाइड करना भी शुरू करेंगे, लेकिन नॉर्मली वो इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ओकेजन पे होगा, जैसे कि आप होली या दिवाली जैसे ओकेजन्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हर प्रेग्नेंट वुमेन को वो 21,000 रुपीज़ भी देंगे। तो ये मेजर 3 पॉइंटर्स है जो कि बीजेपी इस टाइम पे क्लेम कर रही है कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो ये करेंगे। कांग्रेस का ऐसे मैनिफेस्टो की अगर मैं बात करूँ तो जो मैं समझ पाया तो उन्होंने भी एक ही चीज़ को मेजरली अभी तक तो हाईलाइट किया हुआ है कि वो भी कह रहे हैं कि हम भी 2500 रुपीज़ हर वुमेन को प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। तो मेरे को लगता है कि दिल्ली का पॉलिटिक्स वाकई में फ्री बीज पे ही रह गया है। इस फ्री बीज से मैं एक चीज़ पे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा आपको, अगर आप इस चीज़ को समझ पाएँ। और ये दिल्ली वालों के लिए जो लेसन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत पुराने समय की बात है। एक बार भगवान इंद्र एक गाँव में देखते हैं कि वहाँ के लोग हैं ना मेरी पूजा नहीं कर रहे, मेरी आराधना नहीं कर रहे, और वो पूरा गाँव किस पे डिपेंडेंट था, खेती पे डिपेंडेंट था, वो फार्मिंग करते थे। तो उनको गुस्सा आता है कि मेरी आराधना नहीं कर रहे, और वो इस गुस्से में जाके पूरे गांव को ये श्राप दे देते हैं गांव वालों को कि आज से 12 वर्षों तक अब तुम्हारे गांव में वर्षा होगी ही नहीं। इंद्रदेव ने श्राप दे दिया कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। अब सारे गांव वालों के पास 2-3 ही ऑप्शन थे, वो क्या कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रह्मा भगवान की उपासना करी। तो ब्रह्मा भगवान प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि हाँ बताइए मैं क्या आपके लिए कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इंद्रदेव ने हमें श्राप दिया है, वो हमसे नाराज़ हैं कि वो 12 वर्षों तक हमारे गांव में वर्षा नहीं करेंगे। अगर वर्षा नहीं करेंगे तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो हम लोग मर जाएंगे, 12 वर्षों के बाद तो हमारा एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि इस पे मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, आप एक काम कीजिए, आप शंकर भगवान की पूजा कीजिए, वो आपकी मदद कर सकते हैं। जब इंद्रदेव ने श्राप दिया तो श्राप के साथ उन्होंने ये भी बोला था कि मैं या तो 12 वर्षों के बाद इस गाँव में वर्षा करूँगा, या फिर मैं तब वर्षा करूँगा जब भगवान शंकर अपना डमरू बजाएंगे। तो इंद्रदेव श्राप दे के चले गए और उसके बाद वो जाते हैं सीधा शंकर भगवान के पास और शंकर भगवान को बोलते हैं कि इन लोगों ने मेरी उपासना नहीं की, मेरी पूजा नहीं की, और मैं इनसे नाराज हूँ और क्रोधित होकर मैंने इनको श्राप दिया है कि मैं अगले 12 वर्षों तक तुम्हारे गांव में वर्षा नहीं करने वाला, और आप भी अपना डमरू मत बजाइएगा, क्योंकि मैंने बोला या तो वर्षा तब होगी जब 12 वर्ष पूरे होंगे, या तब होगी जब शंकर भगवान अपना डमरू बजाएंगे। तो गाँव वाले जब ब्रह्म देव की पूजा करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहते हैं कि इंद्रदेव को आप हमारी तरफ से मनाइए कि वो वर्षा करें, अदरवाइज हम लोग मर जाएंगे। तो ब्रह्म भगवान कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप एक काम कर सकते हैं, आप शंकर भगवान की उपासना या पूजा कर सकते हैं, वो इसका मार्गदर्शन आपको जरूर देंगे। शंकर भगवान की वो पूजा करते हैं। तो शंकर भगवान की पूजा जब वो करते हैं तो शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि इंद्रदेव ने तो बोल ही दिया था कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो भोले भगवान तो भोले ही है ना, तो आपको इनकी मदद नहीं करनी क्योंकि इन्होंने गलती की है। तो ये सब हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि गांव वाले सारी उम्मीद तोड़ के बैठ जाते हैं कि अब हमारी कोई भी मदद करने वाला नहीं है, और शंकर भगवान भी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब यही कि जो इंद्रदेव ने बोला था वही सब होने वाला है। सब लोग खेती छोड़ के बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत जो अनाज उनके पास होता है उसी को वो रख के और उसी के ऊपर अपना जीवन यापन करना शुरू करते हैं। पर उस गाँव में एक व्यक्ति होता है जो डेली जाता है अपने खेत में और वो खेती करता है।
डेली जाता है, वो खोदता है, बीज डालता है, मिट्टी लगाता है, फिर अगले दिन यही लोग देखते हैं कि क्या हो गया है। उसके पास गांव वाले जाते हैं, क्या हो गया है भाई, तुझे पता है कि 12 वर्षों तक जब वर्षा होगी ही नहीं तो तू क्यों कर रहा है खेती, ये तो खराब हो जाएंगे सारे बीज, कुछ पनपेगा भी नहीं, और ये तो अनाज को नुकसान कर रहा है, जबकि अनाज अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसान कहता है कि मुझे पता है कि अनाज खराब हो जाएंगे, मेरी मेहनत कोई भी अभी रंग नहीं लाएगी, लेकिन मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि जब 12 वर्ष पूरे होंगे और जब बारिश होगी, कभी ऐसा ना हो कि मैं कृषि करना भूल जाऊं। तो मैं उसको याद रखने के लिए डेली खेती करता हूँ। उसी टाइम भगवान तो सबको सुनते हैं। माँ पार्वती भगवान शंकर को कहती है 12 वर्षों के बाद आप डमरू बजाओगे, ऐसा ना हो कि 12 वर्षों के बाद आप डमरू बजाना भूल जाओ, एक बार आप भी बजा के देख लो। और शंकर भगवान डमरू उठा के बजाते हैं और बारिश हो जाती है। सिंपल सा लेसन ये है कि दिल्ली वालों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कितने भी फ्रीबीज आए, अपनी मेहनत करते रहना, ये फ्रीबीज कब गायब हो जाएंगे वी नेवर नो, और उस टाइम पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो सकती हैं, क्योंकि यस आपको घर बैठे जब सब कुछ मिल जाता है तो आप कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हो, और फॉर श्योर कि आप उतना हार्ड वर्क नहीं करोगे। हम दिल्ली के लोगों ने वो टाइम भी देखा है जब पूरे पूरे बिजली के बिल भी लोगों ने भरे हैं, पानी के बिल भी भरे हैं, अब फ्री हो गया है तो हम सोचते हैं कि चलो एक पोर्शन तो गवर्नमेंट देख रही है, लेकिन व्हाट इफ कि कल किसी गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ कर लिया, तो हम अपने एफर्ट्स को हमेशा जारी रखें। और यस, जो आपने बात बोली थी कि रोजगार होना चाहिए, गवर्नमेंट को आना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट लोगों को सशक्तिकरण करे, ना कि उनको अपाहिज या आप कह सकते हैं कि आलसी बनाए। सही बात है। और मैं तो अभी आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे बीजेपी की, जिसमें हर प्रेग्नेंट महिलाओं को 21,000 रुपये देने की बात थी। पहले से ही दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2-3 करोड़ है, ठीक है। तो दिल्ली की महिलाओं से मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि इनके वादों की तरफ ना जाए, ठीक है। वो जो भी आने वाला व्यक्ति होगा आपके परिवार में, नया मेहमान, उसको पालने की जो जिम्मेदारी वो आपकी होगी। ऐसा ना हो कि आज आप उनके वादे से आप 21,000 रुपये के लालच में आप अपने परिवार को बढ़ा लें और उसके बाद फिर उसकी अच्छे तरीके से भरण पोषण ना कर पाए। तो मनोज, कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके पास हो दिल्ली इलेक्शन के बारे में जो आप अगर दर्शकों को बताना चाहते हो? बस मैं एक ही चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इस पे आज की कॉन्वर्सेशन में। एक नाम है दिल्ली पॉलिटिशियंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें चौधरी प्रेम सिंह का, ठीक है। चौधरी प्रेम सिंह वो नाम है जिनके नाम पे 2 रिकॉर्ड्स हैं, राइट। तो पहला रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने सेम पार्टी से 10 इलेक्शन लड़े और 10 के 10 जीते। कांग्रेस पार्टी से आते हैं वो, ठीक है। दो अब नहीं है वो, ही हैज़ बिकम लेट नाउ। और 10 इलेक्शन एक ही पार्टी से लड़के जीतने वाले जब वो व्यक्ति बने तो उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में गया, और उसके बाद वो 11th इलेक्शन भी जीते, और जिसकी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। तो आप ये अगर जनता चेक करना चाहेगी या देखना चाहे तो विकीपीडिया पे डाल सकते, तो विकीपीडिया पे आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे आप चेक कर सकते हैं। चौधरी प्रेम सिंह बहुत बड़ा नाम है और ये रिकॉर्ड्स उनके नाम है। तो अगेन ही कम्स फ्रॉम दिल्ली। चलिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट। करेक्ट। एक आपने बताया कि पहला इलेक्शन और दूसरे इलेक्शन के बीच में कितना लंबा अंतराल था, और एक ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलिए, अब मुझे लगता है कि अब हम अपने वार्तालाप को विराम देते हैं। बिल्कुल। और अब समराइज करते हैं अपने पॉडकास्ट को। करेक्ट। दिल्ली की जनता से बस इतना ही अनुरोध है कि जब भी अपना वोट कास्ट करने वो जाए तो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करे। ज़रूर से ज़रूर ये ज़रूर याद रखना कि एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इशरत जहाँ एनकाउंटर या फिर बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताया था। जो बाटला हाउस एनकाउंटर में मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे, उसके बाद वो कट्टू मोहन चंद शर्मा जी के घर गए थे और उन्होंने वहाँ पे भी शोक जताया था कि मोहन चंद शर्मा जी आतंकवादी से लड़ते हुए शहीद हुए। तो यहाँ पे उनका दोहरा चरित्र दर्शाता है। एक जगह उस एनकाउंटर को फेक बताते हैं, दूसरी जगह जो हमारे शहीद पुलिस वाले हैं उनके घर जाकर उनको शहीद बताते हैं। अब अगर यही बात करूँ तो आप सबको पता है निर्भया केस के बारे में। निर्भया केस जब दिल्ली में हुआ था, यहाँ पे एक तरफ वो संवेदना जता रहे थे उनके परिवार वालों के साथ, और दूसरी तरफ जब वो लोकसभा में अपने पार्टी को, लोकसभा इलेक्शन में जब उन्होंने अपनी पार्टी उतारी तो उन्होंने जो निर्भया केस के अगेंस्ट जिन्होंने भी जिस वकील ने केस लड़ा था उनको टिकट दी थी। और अगर मैं तीसरी ऐसी बात करूं, अपने आप को आम आदमी दिखाने के लिए वो व्यक्ति 20,000 रुपये के एडिडास के जूते पहनकर मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं और पार्लियामेंट में वो 500 रुपये के जूते या फिर चप्पल पहनकर आते हैं। ये सिर्फ जताने के लिए कि वो बहुत ही ज़्यादा साधारण है। जानबूझ के ही 2 साइज शर्ट ढीली पहनते हैं
कि लोगों को लगे कि ये बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। तीसरी बात, जो उन्होंने वादा किया था जब सत्ता में आने से पहले कि मैं किसी भी तरीके की सरकारी गाड़ी, सरकारी आवास का उपयोग नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने सत्ता में आने के बाद सरकारी आवास का भी इस्तेमाल किया, सरकारी गाड़ियों से भी वो घूमते हैं। मुझे उनके इस तरीके के रहन-सहन से कोई भी परहेज़ नहीं है, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सीएम बने हैं तो आपको एक सर्टेन प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि आपने सत्ता में आने के लिए दिल्ली के जनता को कितना मूर्ख बनाया है। तो इन सब बातों का ध्यान रख के और आपको वोट कास्ट करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो भी दूध के धुले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में थोड़ा रिसर्च ज़रूर करें। जो भी व्यक्ति आपके एरिया से खड़े हुए उनके बारे में रिसर्च करें, पार्टी को वोट ना करें। जब आप विधानसभा इलेक्शन की बारी आती है तो कभी भी कोई भी किसी भी व्यक्ति को पार्टी को वोट नहीं करना चाहिए। अपने एरिया के एमएलए चुनने के लिए वोट करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आम आदमी का पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। आपको ये चयन करना है कि आपके एरिया में जो भी एमएलए इलेक्ट होकर आ रहे हैं, क्या वो आपके एरिया के लोगों के साथ कनेक्टेड है? क्या आपकी सारी प्रॉब्लम को सुनने के लिए 24 घंटे तैयार है? अगर हाँ, तो आप ज़रूर से ज़रूर उनको वोट करें। अब मैं अपने बातों को यहाँ पे विराम देता हूँ और आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो अपने नाते रिश्तेदार, अपने इलाके के लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इस इलेक्शन में डिसीज़न लेने के लिए कि वो किस पार्टी को वोट करें आसानी हो जाए। साथ ही साथ में आप ये कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारे इस पॉडकास्ट का कौन-सा पोर्शन पसंद आया। इसी तरीके से हमारी वीडियो को लाइक करते रहें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।